आज इस वीडियो में देखेंगे हम आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटेजी, जानेंगे उन 10 बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्हें नीलामी में टारगेट करने वाली है बेंगलोर की टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1368वां एपिसोड। आज 13 नवंबर की तारीख है, मात्र 10 दिन नीलामी में बचे हैं और आरसीबी के बारे में आज हम बात करेंगे इस स्पेशल वीडियो में। तो वीडियो देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना भैया, तो हर टीम को लेकर और नीलामी के हवाले से ऐसी ही खबरें हर रोज आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो और बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पहले बड़े खिलाड़ी के साथ। इस प्लेयर के पीछे आरसीबी की टीम अपना मेजॉरिटी ऑफ बैलेंस पर्स लगा सकती है, वो है भैया श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर दोस्तों ऑक्शन का हिस्सा है। हालांकि दोस्तों जब ये नीलामी का हिस्सा बने थे ना, उसके 4 दिन पहले हमने क्रिकेट फटाफट और हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर आपसे बोल दिया था कि श्रेयस अय्यर रिलीज होने वाले हैं। पिछले साल के विजेता केकेआर में अब नहीं रहेंगे और आरसीबी की टीम के साथ उनकी बातचीत चल रही है। आरसीबी के जो हेड ऑफ क्रिकेटिंग ऑपरेशंस है मोबो बैट, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि नीलामी में वो नया कप्तान ढूंढेंगे, विराट अभी विकल्प नहीं है। तो कुल मिलाकर सारी कहानी ये बोलती है कि अय्यर एक प्राइम ऑप्शन रहने वाले हैं। ऑप्शन तो केएल राहुल भी रहेंगे, लेकिन अय्यर फर्स्ट चॉइस है आरसीबी की, जो रिपोर्ट्स आ रही है। 25 करोड़ के आसपास आरसीबी अपना बैलेंस पर्स खोलेगी। पंजाब के बाद जो सबसे बड़ा पर्स है वो आरसीबी के पास ही है। और एज अ कैप्टन अगर आपको ऐसा विजेता कप्तान मिल जाता है तो सचमुच बड़ी बहुत एक्सेप्शनल बात रहेगी आरसीबी से। हालांकि दोस्तों जो केकेआर के सीईओ है वेंकी मैसूर, उन्होंने कई बातें करी हैं इसको लेकर। उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अय्यर मन बना चुके थे कि मुझे नहीं रहना आप केकेआर के साथ। तो ये चीजें बताती है कि अय्यर की शायद पहले से जो है आरसीबी से बातचीत थी। अब देखो ऑक्शन में क्या होता है तो समय बताएगा, लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि यहां से आज की डेट में हमें अय्यर तो लाल जर्सी पहने हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या अय्यर को आरसीबी को लेना चाहिए या फिर विराट से अच्छा ऑप्शन आरसीबी के पास नहीं है एज ए कैप्टन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा टारगेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का रहेगा जॉस बटलर। जी हां दोस्तों, जॉस बटलर के ऊपर भी आरसीबी की टीम अच्छी खासी बिडिंग कर सकती है, क्योंकि वो जो ओपनिंग स्पॉट है वहां पर विराट कोहली उतरेंगे, हो सकता है वहां पर रजत पाटीदार हमें दिखे। लेकिन जो विदेशी ऑप्शन थे अभी तक फाफ डू प्लेसिस, वो रिलीज कर दिए गए हैं। 40 साल के हो चुके हैं, अब वो शायद कप्तानी भी ना करें। और अगर जॉस बटलर यहां से आरसीबी को मिल जाते हैं तो आरसीबी के जो टॉप 3 अपर ऑर्डर रहेगा वो बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा और आरसीबी को फिर वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो वो एक कड़ी बची हुई है एक विदेशी ओपनर की, उसको भरने का काम बटलर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। दैट्स वाई दोस्तों हमने जो कल वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको सबसे महंगे विदेशी प्लेयर्स की लिस्ट बनाई थी, उसमें हमने बटलर को नंबर 1 पर रखा था। वो इसीलिए क्योंकि बटलर हर टीम में फिट हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज भैया, बटलर कैप्टनसी का भी ऑप्शन बनते हैं। तो अय्यर के बाद जो दूसरा प्राइम सस्पेक्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, जिसके पीछे आरसीबी टारगेट करने वाली है, इनकी 2 बड़ी स्ट्रेटेजी, विदेशी ओपनर और कप्तानी में फिट बैठ रहे हैं जॉस बटलर। मेरे हिसाब से 15 करोड़ के आसपास ये लोग जॉस बटलर पर लगा सकते हैं। देखो यार, ये सारे स्पेकुलेशन है, हर टीम के टारगेट प्लेयर्स बताएंगे, लेकिन सब कुछ स्पेकुलेशन ही हम कर पाएंगे, क्योंकि नीलामी में उस दिन क्या होगा वो तो फिर भैया भगवान जानता है सिर्फ। एंड दैट्स वाई दोस्तों दूसरा बड़ा नाम मुझे लगता है बटलर प्राइम टारगेट लिस्ट पे आरसीबी के होंगे। तीसरा बड़ा नाम कौन होगा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर रखिए, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि नीलामी की लाइव अपडेट्स, लाइव चलेगी नीलामी जिस दिन ऑक्शन होगा। और इंस्टाग्राम पर yes.mcp हमारा नया पेज है, प्लीज फॉलो कर दीजिए, क्योंकि हर रोज 1 मिनट का क्रिकेट का क्रंच कंटेंट हम इंस्टाग्राम पर देते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो तीसरा बड़ा नाम जिनके पीछे आरसीबी पड़ेगी वो है भैया मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के पीछे आरसीबी क्यों पड़ेगी, इसका भी एक क्लियर कट रीजन है। लास्ट 4 साल से हम देख रहे हैं आरसीबी संघर्ष कर रही है एक बड़े विदेशी तेज गेंदबाज को लाने के लिए। आपको याद होगा दोस्तों, रीस टॉपली को इन्होंने खिलाया, टॉम कर्रन को इन्होंने खिलाया, अल्जारी जोसेफ को पिछले साल 14 करोड़ रुपए देकर लाए। तो इन्हें भैया एक बड़ा पेसर चाहिए। जब ये जोसेफ को पिछले साल 14 दे सकते हैं तो क्या स्टार्की को नहीं देंगे भैया? 10 करोड़ मिनिमम ये लोग स्टार्की के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे और मेरे हिसाब से इन्हें मिल सकते हैं मिचेल स्टार्क। हालांकि लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पंजाब भी है, दिल्ली के पास भी अच्छा पर्स है, और टीमें भी आएंगी, लेकिन स्टार्क हो गए, अय्यर हो गए, बटलर हो गए, ये उन टीमों में जाएंगे जिनके पास हैवी पर्स है और आरसीबी उनमें से एक है। दैट्स व्हाई दोस्तों स्टार्क के भी चांसेस है और मुझे लग रहा है पर्सनली कि हमें स्टार्क एक दफा फिर 2015 के बाद लगभग 10 साल के लंबे वेट और गैप के बाद हमें आरसीबी की टीम में जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आरसीबी की जो बड़ी स्ट्रेटेजी है विदेशी पेसर को लाना और इतना बड़ा नाम स्टार प्लेयर को लाना, वो पूरी होती है स्टार्क को लेने से। एंड दैट्स व्हाई 10 करोड़ रुपए तक आरसीबी इन पर लगा सकती है। मेरे हिसाब से इनका तीसरा टारगेट अय्यर और बटलर के बाद स्टार्क होंगे।
आगे बढ़ते हैं, इनका चौथा टारगेट होंगे दोस्तों इनके ही एक पूर्व खिलाड़ी यूजी चहल। मुझे समझ नहीं आया राजस्थान रॉयल्स ने युजवेंद्र चहल को क्यों बाहर किया, क्योंकि अगर आप आईपीएल के रिकॉर्ड्स उठाकर देखेंगे तो यूजी चहल के बहुत कम ऐसे प्लेयर आपको सानी मिलेंगे, पर फिर भी ऑक्शन में आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास सबसे कम बैलेंस पर से और ना ही आरटीएम कार्ड है, तो इतना तो क्लियर है कि यूजी चहल कहीं कोई ना कोई नई टीम में ही आपको दिखने वाले हैं। आरसीबी में क्यों फिट होंगे वो मैं आपको बताता हूं। यार आप पिछले 4 साल उठाकर देख लो, पेसर तो ठीक है, इनके पास सिराज थे, लेकिन स्पिनर तो एक भी नहीं था भाई। ले देकर इन्होंने पिछले साल मयंक डागर और करण शर्मा को अपनी स्पिन लाइनअप में प्राइम प्लेयर बनाकर खिलाया। स्पिनर की अगर किसी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है इस पर्टिकुलर सेटअप में, वो आरसीबी की टीम है। आरसीबी छोटी नीलामी में परेशान हो गई है नए नए स्पिनर्स को लेने से, एंड दैट्स वाई दोस्तों हमने रिटेंशन की प्रक्रिया में देखा आरसीबी ने मात्र 3 खिलाड़ी रिटेन किए, ताकि आरसीबी के पास एक बड़ा बैलेंस पर्स हो, ताकि आरसीबी और इनके जो हेड कोच है मोवोवेड वो भी बोल चुके हैं कि सिराज को भी इसलिए बाहर किया गया क्योंकि आरसीबी को वेरिएशन चाहिए अपनी गेंदबाजी में। स्पिनर्स भी चाहिए, पेसर्स भी चाहिए, मीडियम पेसर्स भी चाहिए। तो स्पिनर्स मेरे हिसाब से यूजी चहल 8 करोड़ के आसपास मुझे लग रहा है इजी में इनको मिल भी जाएंगे, और यूजी चहल पर बिडिंग भी बहुत लंबी ना नहीं खिंचेगी पर शायद बहुत लंबी ना खिंचे, लेकिन 8 करोड़ मिनिमम तो आरसीबी लगाने के लिए रेडी रहेगा यूजी चहल के ऊपर, क्योंकि एक जमाने में आरसीबी में ही खेला करते थे और आरसीबी के लिए प्रदर्शन कर दिखाया है, और आरसीबी के करंट सेटअप में बहुत तगड़े तरीके से फिट बैठते हैं। चौथा बड़ा नाम है युजवेंद्र चहल के बाद 5वां बड़ा नाम टारगेट इनकी टीम में है मोहम्मद सिराज। अब आप लोग बोलोगे यार मोहम्मद सिराज को तो ये ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, तो टारगेट में क्यों? दोस्तों मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद सिराज इनके टारगेट में है। मोहम्मद सिराज को रिलीज सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि वो एक बैलेंस पर इनके पास मेंटेन रहे, और अगर सिराज से पहले इन्हें स्टार्क मिल जाते हैं तो फिर सिराज को ये लोग साइडलाइन कर सकते हैं। 8 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए की रेंज तक ये लोग सिराज में जाएंगे, कम में ही। ये सिराज को बहुत ज्यादा नहीं देने की कोशिश करेंगे। अब 8 से 10 करोड़ रुपए मुझे सिराज के लिए थोड़ा कम लगता है, चांसेस सिराज के थोड़े से कम है कि वो आरसीबी में जाएंगे, लेकिन है टारगेट जरूर करेंगे, क्योंकि दूसरी टीमें जैसे पंजाब हो गई या दिल्ली हो गई वो सिराज को 15 करोड़ तक या 17 करोड़ तक भी दे सकती है। दैट्स वाई दोस्तों सिराज को हमने नंबर 5 पर रखा है। सिराज के जाने के चांसेस कम है। सिराज अगर सस्ते में मिल गए या सस्ते में बिड आउट हो गए तो आरटीएम कार्ड आरसीबी यूज कर सकती है, लेकिन फिर वही बात है, आरटीएम आप लगाओगे सिराज के ऊपर, लेकिन अगर वो महंगे चले गए तो आरटीएम आपके कोई काम का नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो आप उन्हें रिटेन ही कर लेते। तो सिराज पर 2-3 कंडीशंस है, टारगेट होंगे लेकिन तभी जब ज्यादा महंगे ना हो और उनकी रेंज 8 करोड़ से नीचे ही हो। अगर महंगे हुए तो फिर आरसीबी इन्हें जाने देगी, और आरसीबी का फिर फोकस दूसरे पेसर्स और स्पेशली स्टार्क होंगे। तो 5वां वाला नाम मेजर स्टार्क था, लेकिन माफ कीजिए 5वां वाला नाम मोहम्मद सिराज था, लेकिन सिराज के लिए क्या स्ट्रेटेजी वो भी मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक टॉप 5 हमने आपको बता दी, इन सबके लिए लाइक बनता है। 6वें नंबर पर हमने रखा है मुकेश कुमार को। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर सिराज नहीं तो मुकेश कुमार। सिराज को जैसा कि मैंने आपको बताया इन्हें मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे सिराज के, लेकिन भैया मुकेश कुमार इन्हें मिल सकते हैं। इनके पास पर्स भी अच्छा है। मुकेश कुमार ऑक्शन का हिस्सा है। मुकेश कुमार यंग खिलाड़ी है। मुकेश कुमार रिसेंटली तेज गेंदबाजी करे और अच्छे करे दिल्ली के हवाले से। तो आरसीबी को जो सिराज अगर नहीं मिले तो उनकी जगह भरने के लिए अगर एक पेसर की मैं बात करूं, इंडियन पेसर की मैं बात करूं, तो वो मुकेश कुमार हो सकते हैं। 8 से 10 करोड़ रुपए तक भी आरसीबी खींच सकता है मुकेश कुमार के लिए। तो मुकेश कुमार के लिए एक अच्छा बजट लेकर चल रहा है आरसीबी, और आरसीबी को चाहिए है कि एक भारतीय पेसर हो और सिराज की एक रिप्लेसमेंट हो। अगर सिराज ना मिले तो, एंड सिराज नहीं मिलेंगे ये भी लगभग हमें कंफर्म नजर आ रहा है, एंड दैट्स वाई मुकेश कुमार के ज्यादातर चांसेस अब यहां से आरसीबी में जाने के नजर आ रहे हैं। मैंने फिर बोला है दोस्तों आपसे कि जो टॉप 3 टीमें हैं जिनके पास सबसे बड़ा बैलेंस पर्स है वो पंजाब है, वो आरसीबी और दिल्ली है, और मेजॉरिटी ऑफ बड़े प्लेयर्स आप देखेंगे नीलामी में 60-70% इन्हीं तीनों टीमों में आपको जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि राजस्थान के पास मात्र 40 करोड़ है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं राजस्थान कैसे खिलाड़ियों को ले पाएगा। चेन्नई और इनके पास भी 50-60 करोड़ की रेंज ही है, एंड दैट्स वाई दोस्तों मुझे लग रहा है मुकेश कुमार आरसीबी में जा सकते हैं स्पेकुलेशन पे। अब ये तो 6 खिलाड़ी थे। 7वां बड़ा नाम इस लिस्ट में हमने रखा है दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर का। मुझे लगता है दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर इनके लिए वो काम कर दे सकते हैं जो अभी तक कई टीमों के लिए अश्विन कर रहे हैं, जो जड्डू कर रहे हैं। आपको नंबर 7 पर एक ऑलराउंडर मिलता है जो बल्लेबाजी तो कर ही सकता है लेकिन स्पिन गेंदबाजी बड़ी अच्छी कर लेता है, और वॉशिंगटन सुंदर ने वो कर दिखाया अलग अलग टीमों के हवाले से। तो जैसा कि मैंने कहा अगर चहल नहीं मिले तो फिर वॉशिंगटन सुंदर भी रहेंगे। अगर चहल मिल गए तो भी आरसीबी वॉशिंगटन सुंदर पर जाएगा और ज्यादा पैसे लगाएगा। मैंने अपनी जो टॉप 10 एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर्स कौन होंगे उसकी जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से, अगर मैं इंडियन प्लेयर्स की बात करूं तो वॉशिंगटन सुंदर के स्टेक्स हाई रहने वाले।
आरसीबी उनमें से एक होगी जो बिडिंग करेगी और 10 से 12 करोड़ रुपए मेरे को लगता है वॉशिंगटन सुंदर पर ये लोग लगाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर के इनको मिलने के थोड़े चांसेस कम रहेंगे क्योंकि डिमांड अच्छी है वॉशिंगटन सुंदर पर, कई टीमें बोली लगाने वाली है, लेकिन फिर भी आरसीबी जाएगी इनके पीछे क्योंकि अगर वॉशिंगटन सुंदर मिल गए तो नीचे से आपको स्टार्क मिल जाएंगे, ऊपर से आपको बटलर, विराट और पाटीदार मिल जाएंगे, नीचे से आपको यश दयाल भी मिल जाएंगे, सिराज की फिर आपको उतनी नीड नहीं होगी। अगर यूजी चहल मिल गए तो फिर नंबर 7 के लिए आपको वॉशिंगटन सुंदर मिल जाएंगे, आपकी टीम संपूर्ण हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक दो जगह बचेगी, कौन सी जगह बचेगी? 8वां बड़ा खिलाड़ी देख लेते हैं। मुझे लगता है दोस्तों डेविड मिलर उस जगह को भरेंगे। डेविड मिलर 8वें बड़े टारगेट खिलाड़ी इनके रहेंगे। अब इसके रीजन समझिए। पहली बड़ी चीज, ना मैक्सी है ना कैमरन ग्रीन है, तो वो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ये जो पोजीशंस है जहां पर एक फिनिशर की आवश्यकता होती है, तेज रन बनाने वाले प्लेयर की आवश्यकता होती है, उसमें परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं डेविड मिलर। आरसीबी की टीम ने जो रिटेंशन की प्रक्रिया की है उसमें उन्होंने एक भी विदेशी रिटेन नहीं किया है, तो आरसीबी के पास स्क्वाड में 8 बड़े विदेशी प्लेयर लेने का अभी पूर्ण रूप से अधिकार है। अगर बटलर भी मिल गए और मिलर भी मिल गए तो आप नीचे से स्टार्क को भी खिला सकते हो, तो 3 बड़े प्लेयर तो आपके प्लेइंग 11 में हो ही जाएंगे। फिर एक आपको और लेना है जो मैं आगे बता दूंगा। तो मिलर परफेक्ट बैठ रहा है, पर पर्स कितना खोलेगी? मेरे हिसाब से देखो मिलर के पीछे बहुत टीमें पड़ने वाली है क्योंकि मिलर जिस पोजीशन पर फिट हो रहा है बहुत कम विदेशी फिट हो रहा है। सबसे बड़ी चीज आपको एक फिनिशर मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टी20 क्रिकेट में। रिंकू सिंह ने क्या किया हम सबने देखा है। तो कुल मिलाकर मिलर पर 7-8 करोड़ रुपए आरसीबी खोलेगी। चांसेस थोड़े से कम है, देखो यार नीलामी में कौन कहां जाएगा वो अलग चीज है, लेकिन आरसीबी के टारगेट में मिलर है क्योंकि वो जगह पर फिट बैठ रहे हैं जहां पर ये पिछले साल मैक्सी को या कैमरन ग्रीन को फिट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर अनुज रावत को फिट करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हिसाब से मिलर इनका प्राइमरी ऑप्शन रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां बड़ा खिलाड़ी जिसके पीछे लोग जाएंगे वो है विल जैक्स। विल जैक्स पिछले साल तक इस टीम में खेल रहे थे लेकिन रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विल जैक्स के ऊपर अगर ये थोड़े से कम कीमत पे मिले तो आरसीबी की टीम आरटीएम कार्ड यूज करने का जरूर सोचेगी। देखो यार विल जैक्स के साथ अंग्रेज खिलाड़ी है, थोड़े से इश्यूज है अवेलेबिलिटी के, लेकिन उसके अलावा प्रदर्शन कर दिया है और अहम मौके पर फंसी स्थिति में आरसीबी के लिए पिछले साल प्रदर्शन कर दिया है। तो आरसीबी के स्कीम ऑफ थॉट्स में है, दैट्स व्हाई आरसीबी के पास अभी 3 आरटीएम कार्ड है और आरसीबी विल जैक्स पर यूज कर सकती है। क्योंकि आरसीबी कहां यूज करेगी भाई आरटीएम कार्ड? या तो आप प्लेसेस पर कर लो या शिराज पर कर लो, दोनों महंगे मिलेंगे। प्लेसेस थोड़े सस्ते मिल जाए उनको ले लो, शिराज तो महंगे मिलेंगे, तो आरसीबी उन पर फिर आरटीएम करेगी नहीं। फिर ऐसी स्थिति में विल जैक्स आपको थोड़े से कम रेट पे आरटीएम मिल सकते हैं। अब आप यार मैक्सी पे तो करोगे नहीं, या कैमरन ग्रीन पे तो करोगे नहीं, या अल्जारी जोसेफ होगा या टॉम गर्रन होगा या रीस टॉपली पे तो आरटीएम डालोगे नहीं, तो मुश्किल ही है। हाँ अनुज रावत एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हाँ अभी की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है भैया विल जैक्स परफेक्ट ऑप्शन है। एक विदेशी बैकअप है अपर ऑर्डर के लिए, या फिर आपको फिनिशिंग टच भी दे सकते हैं। और भैया 10वां बड़ा नाम जो ये पीछे पड़ने वाला है, टारगेट करने वाला है, वो है महेश तीक्षणा। मुझे ऐसा लगता है तीक्षणा के पीछे पड़ेंगे क्योंकि आपको एक विदेशी स्पिन का ऑप्शन मिलता है। इनके लिए हसरंगा ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, इसका फल भी आरसीबी को मिला। लेकिन जब हसरंगा को इन्होंने रिलीज किया तो इन्हें पता लग गया था कि स्पिनर की कितनी अहम भूमिका रहती है। करण शर्मा और मयंक डागर तक से इन्होंने स्पिन कराकर थोड़ा सा भरपाई करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। लेकिन अब आपके पास तीक्षणा है जो नीलामी में जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है भैया 7-8 करोड़ रुपए ये लगाएंगे और तीक्षणा को भी लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों लिस्ट तो लंबी है, केएल राहुल भी ऑक्शन में जा रहे हैं, ऋषभ पंत भी ऑक्शन में जा रहे हैं, लेकिन भैया हमने आपको एक रियलिस्टिक सिनेरियो बताया है कि क्या क्या हो सकता है। क्योंकि देखो क्या होगा जब आप अय्यर या स्टार्क लोगे तो फिर आप केएल नहीं ले सकते क्योंकि वो भी 20 करोड़ का मिलेगा, फिर आप पंत नहीं ले सकते वो भी 20 करोड़ का मिलेगा। तो आरसीबी को पहले से ही और बड़ी टीमों को पहले से ये तय करना पड़ेगा कि हमें किसके पीछे जाना है किसके नहीं, क्योंकि आप सबके पीछे नहीं जा सकते, आप सबको 25-25 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। इतना पर्स तो पंजाब के पास भी नहीं है कि भाई 4 खिलाड़ियों को सबको 25-25 देकर 100 करोड़ तो यही पंजाब का खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक टीम एक बड़ा 25 करोड़ खिलाड़ी ले पाएगी एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है आरसीबी अय्यर को लेगी। बाकी आप बताओ दोस्तों आपके हिसाब से कौन होंगे आरसीबी के 10 टारगेट प्लेयर्स और ऑक्शन स्ट्रेटेजी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।